क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी दुर्घटनाएं सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं थीं? क्या हो अगर मैं कहूं कि सदियों से एक गुप्त अंधेरा हाथ दुनिया की हर बड़ी घटना के पीछे काम कर रहा है। 26 नवंबर की रात मुंबई अपनी सामान्य गति में धड़क रही थी, लेकिन एक फोन कॉल ने एक इतिहासकार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। प्रोफेसर अर्नव राय, एक क्रिप्टोग्राफी विशेषज्ञ को एक ऐसी हवेली में बुलाया गया जहां 50 साल पहले पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ब्लैकवुड हवेली। यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है दोस्तों, यह है एक भयानक साजिश, विश्वासघात और नक्षत्रे मौत नामक एक गुप्त योजना की कहानी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली थी। एक 10 साल की मासूम बच्ची, एक भ्रष्ट पुलिसवाला और एक सोने की डिस्क। क्या प्रोफेसर अर्नव राय इस अदृश्य हाथ को रोक पाएंगे या इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा? बैठ जाइए, हेडफोन लगा लीजिए और लाइट धीमी कर लीजिए, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं अदृश्य निशान। आधी रात को जब मुंबई की सड़कें शांत हो जाती हैं और ऊंची इमारतों की खिड़कियों से केवल थकी हुई रोशनी झांकती है, प्रोफेसर अर्नव राय को एक कॉल आया। ये एक अनजाना नंबर था और अर्नव को अनजानी कॉल्स पसंद नहीं थी। अर्नव 45 वर्ष, एक प्रसिद्ध इतिहासकार और क्रिप्टोग्राफी विशेषज्ञ थे। पिछले 6 महीनों से वो एक गुमनाम धमकी के साए में जी रहे थे। धमकी भरे पत्र, अजीबोगरीब सांकेतिक संदेश और उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर फेंके गए सूखे गुलाब की पंखुड़ियां। पुलिस को लगा कि ये किसी सन की प्रशंसक का काम है, पर अर्नव को पता था कि ये कुछ और है। घड़ी में ठीक 2:05 हो रहा था। उन्होंने अनिच्छा से फोन उठाया। हेलो। अर्नव की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। दूसरी ओर से एक फुसफुसाहट आई, इतनी धीमी कि वो लगभग हवा की सरसराहट लगे। प्रोफेसर राय, आपने हमेशा अदृश्य हाथ की बात की है ना? अर्नव के दिल जोर से धड़का। अदृश्य हाथ उनका एक सिद्धांत था जिस पर उन्होंने सालों पहले एक गोपनीय शोध पत्र लिखा था। यह सिद्धांत बताता था कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी दुर्घटनाओं के पीछे एक संगठित, सदियों पुराना गुप्त समाज है। उन्होंने ये कभी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया था। तुम कौन हो? अर्नव ने पूछा। उनकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। मैं वो हूं जो जानता है कि अदृश्य हाथ सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। और आप, प्रोफेसर, एक ऐसी चीज के बहुत करीब आ गए हैं जिसे वो हमेशा के लिए दफन रखना चाहते हैं। अर्नव ने मेज पर रखे पानी के गिलास को लगभग उलट दिया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक काम करना होगा। आपको दक्षिण मुंबई के ब्लैकवुड हवेली जाना होगा आज रात। ब्लैकवुड हवेली मुंबई का सबसे मनहूस, भूतिया माना जाने वाला स्थान, वो जगह जहां 50 साल पहले एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ब्लैकवुड हवेली। वहां क्या है? अर्नव ने लगभग हाफते हुए पूछा। एक दरवाजा प्रोफेसर, एक दरवाजा जिसके पीछे वो राज है जो अदृश्य हाथ की नींव है। अगर आप आज रात नहीं गए तो ये राज हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और आप भी। फोन कट गया। अर्नव ने तुरंत अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 2:08 AM। उन्होंने जल्दी से अपनी डेस्क खोली और एक पुरानी जर्जर डायरी निकाली। ये डायरी उनके दादाजी की थी, जो खुद एक गुप्त सोसाइटी के सदस्य थे, और ब्लैकवुड हवेली का जिक्र अक्सर उसमें आता था। डायरी का एक पन्ना खुला हुआ था जिस पर एक अजीबोगरीब कोड लिखा था। कोड के नीचे एक छोटा सा रेखा चित्र था, एक त्रिकोण जिसके बीच में एक खुली आंख थी। ये अदृश्य हाथ का प्रतीक था। अर्नव को पता था कि यह सिर्फ कोई सन की नहीं है। यह खेल शुरू हो चुका था और दांव पर उनका जीवन और सदियों पुराना एक भयानक राज था। बिना देर किए उन्होंने अपनी कार की चाबियां उठाईं। हवेली तक पहुंचने के लिए उनके पास सुबह होने से पहले का समय था, और वो जानते थे कि अगर वो देर करते हैं तो वो अंधेरे में खो जाएंगे। ब्लैकवुड हवेली की ओर बढ़ते हुए अर्नव को एहसास हुआ कि वो अब इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे थे, वो अब उसका हिस्सा बनने जा रहे थे। और ये अध्याय शायद उनका अंतिम अध्याय हो।
प्रोफेसर अर्नव राय ने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए एक गहरी सांस ली। 2:15 AM। मुंबई की हवा में नमी और नमक की गंध थी जो अब उन्हें किसी आसन्न खतरे की तरह महसूस हो रही थी। उन्होंने 1990 मॉडल की मर्सिडीज 200D की चाबी घुमाई। पुरानी इंजन की धीमी खरखराट थी आवाज उस रात के सन्नाटे में एक अजीब सी विसंगति पैदा कर रही थी। उनकी पत्नी नंदिनी, जो एक आर्ट क्यूरेटर थी, पिछले सप्ताह एक सेमिनार के लिए पेरिस गई हुई थी। ये शायद अच्छा ही था। वो इस भयानक रात के नाटक से दूर थीं। कार चलाते समय अर्नव की उंगलियां उस पुरानी डायरी पर थीं जिसे उन्होंने सीट के बगल में रखा था। उनके दादाजी दीनानाथ राय ने उसे 1940s के दशक में लिखा था। डायरी में अस्पष्ट संकेत, खगोलीय नक्शे और गुप्त समाजों के नाम थे जिनमें अदृश्य हाथ का जिक्र बार बार आता था। एक प्रविष्टि में लिखा था, काला दरवाजा तभी खुलेगा जब तारे अपनी रेखा से भटकेंगे और बलिदान का खून धरती को छुएगा। अर्नव को यह सब हमेशा पुरातात्विक रहस्य लगता था। आज ये उनके गले की भांस बन चुका था। ब्लैकवुड हवेली दक्षिणी मुंबई के कोलाबा क्षेत्र के बाहरी किनारे पर स्थित थी, जहां शहर का विस्तार अचानक शांत वीरान सड़कों में बदल जाता था। जैसे ही अर्नव ने मुख्य सड़क छोड़ी, उनकी कार की हेडलाइट्स एक अकेली खड़ी टैक्सी पर पड़ी। टैक्सी का ड्राइवर, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम बाद में जमाल पता चला, अपने चेहरे को अपनी बाहों के पीछे छिपाकर बैठा हुआ था। अर्नव को लगा कि जमाल शायद मुश्किल में है। वो रुक गए। भाई क्या हुआ, सब ठीक है? जमाल ने अचानक अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर डर की एक मोटी परत जमी थी। साहब, यहां से आगे मत जाइए, ये जगह सही नहीं है। तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्नव ने पूछा। मैं एक सवारी छोड़ने आया था एक आदमी को। वो बहुत शांत था, काला कोट पहने हुए था। उसने मुझे ठीक हवेली के गेट पर उतारने को कहा। जब मैं वापस मुड़ रहा था तो मैंने देखा गेट के पास से एक परछाई गुजरी, बहुत ऊंची, बहुत पतली, इंसान की तरह नहीं थी। जमाल का शरीर कांप रहा था। अर्नब को याद आया, फोन करने वाले ने शायद हवेली के अंदर जाने का इंतजाम पहले से कर रखा था। धन्यवाद जमाल, अर्नब ने कहा, एक 100 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए। लेकिन मुझे जाना होगा। जमाल ने पैसे लेने से मना कर दिया। साहब, पैसा नहीं चाहिए, बस अपनी जान बचाओ। वो परछाई, उसने मुझे चेतावनी दी थी। वे नहीं चाहते कि कोई भी अंदर जाए। जमाल के डर ने अर्नब के संदेह को और पुख्ता किया। उन्होंने जमाल को वहां से जाने के लिए कहा और खुद आगे बढ़े। ब्लैकवुड हवेली लगभग 1 एकड़ जमीन पर फैली हुई थी। ऊंची जंग लगी लोहे की फेंसिंग के पीछे हवेली अंधेरे में डूबी एक विशाल शांत प्रेत जैसी दिख रही थी। अर्नब ने कार पार्क की और डायरी को अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में सुरक्षित रख लिया। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली। गेट पर ताला नहीं था, वह बस एक तरफ सरका हुआ था, मानो किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। जैसे ही उन्होंने हवेली के आंगन में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। हवा पूरी तरह शांत थी, यहां तक कि आसपास के पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। अर्नब ने दरवाजे को धक्का दिया। यह एक धीमी, भयानक चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हवा बासी और घुटी हुई थी। टॉर्च की रोशनी लंबी, धूल भरी हॉलवे में पड़ी। हॉल में एक भव्य सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिलों तक जाती थी, जहां पूरी तरह अंधेरा था। दाहिने हाथ पर एक विशाल ड्राइंग रूम था। मेज पर धूल की मोटी परत के बीच साफ साफ उंगलियों के निशान बने थे। कोई यहां हाल ही में आया था। और मेज के ठीक बगल में फर्श पर एक छोटा सा चमकदार चांदी का सिक्का पड़ा था। इस पर वही खुली आंख वाला त्रिकोण खुदा था। उन्होंने हॉलवे के आखिरी छोर की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। वहां एक बंद दरवाजा था जो बाकी दरवाजों से अलग था। ये काले, भारी ग्रेनाइट का बना था जिस पर कोई हैंडल नहीं था। ये निश्चित रूप से वो काला दरवाजा था जिसका जिक्र डायरी में था। दरवाजे के ऊपर ग्रेनाइट में तराशा हुआ लैटिन वाक्य था, क्वाड एस्ट ऑकल्टम रेवेलाबिटोर, यानी जो छिपा है
वो प्रकट होगा। दरवाजा खोलने के लिए अर्नव को अपने दादाजी की डायरी की पहेली को हल करना पड़ा, जिसमें सूर्य के 3 पुत्रों को जगाने का जिक्र था। उन्होंने पहेली के अनुसार वेदी पर रखी तीनों वस्तुओं, पीतल का चक्र, टूटा घंटा घर और त्रिकोणीय पत्थर को एक क्रम में सक्रिय किया। तभी हवेली की दूसरी मंजिल से एक औरत के चीखने की आवाज आई। ये चीख भयानक थी, दर्द और आतंक से भरी हुई, और फिर अचानक कट गई। तीनों वस्तुओं का क्रम पूरा हो चुका था। ग्रेनाइट का दरवाजा एक धीमी थरथराती घर्षण की आवाज के साथ अंदर की ओर खिसकने लगा। ग्रेनाइट के दरवाजे के पीछे एक संकरी अंधेरी सुरंग दिखाई दी, जिसमें से हवा का एक ठंडा झोंका अर्नव के चेहरे पर लगा। हवा में एक नई और अब पहचानी जाने वाली गंध थी, ताजा खून की गंध। ग्रेनाइट के दरवाजे के पीछे की सुरंग संकरी थी और नीचे की ओर जा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें जमीन पर एक चमकदार काला धब्बा दिखाई दिया। ये ताजा खून था। सुरंग थोड़ी देर बाद एक छोटे गोल कमरे में खुली। कमरे के बीचों बीच एक संगमरमर का वेदी जैसा ढांचा था। वेदी पर टॉर्च की रोशनी डालते ही अर्नव चौंक गए। वहां एक आदमी लेटा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके गले से खून का एक गहरा मोटा निशान बन रहा था। ये वही काला कोट पहने व्यक्ति था जिसके बारे में जमाल ने बताया था। ये अदृश्य हाथ का एजेंट था, लेकिन मारा जा चुका था। हत्या का तरीका अजीब था। गले पर गोल जलता हुआ निशान, मानो किसी गर्म धातु की मोहर लगाई गई हो। वेदी के पास ही जमीन पर टूटा हुआ फोन पड़ा था, वही जिससे अर्नव को कॉल आया था। अर्नव समझ गए कि जिसने उन्हें फोन किया वो खुद अदृश्य हाथ के खिलाफ जा रहा था और मारा गया। कमरे की दाहिनी ओर एक लोहे का दरवाजा था, जिसे अर्नव ने डायरी के संकेत यानी 3 लीवर से खोल दिया। अंदर एक बड़ा भूमिगत पुस्तकालय था, जो सदियों पुरानी पुस्तकों, चर्मपत्रों और गुप्त ज्ञान से भरा था। अर्नव को अपने दादाजी की डायरी के अनुसार विशिष्ट पुस्तक अनाल्स ऑफ द शैडो किंग को ढूंढना था, जिसके भीतर कोड की कुंजी छिपी हुई थी। अचानक पुस्तकालय के कोने से एक धीमी धातु को जमीन पर घसीटने की आवाज आई। अर्नव ने तुरंत टॉर्च बुझा दी और एक मोटी शेल्फ के पीछे छिप गए। अंधेरे में एक और परछाई दिखाई दी। ये एजेंट काला कपड़ा पहने हुए था। उसके चेहरे पे एक चांदी का मुखौटा लगा था, जिस पर अदृश्य हाथ का प्रतीक खुदा था। उसके हाथ में एक लंबी घुमावदार खंजर थी। एजेंट ने वेदी वाले कमरे में मृत शरीर देखा और गुस्से में गर्जना की। फिर वो पुस्तकालय में आया। अर्नव ने एक पुस्तक फर्श पर गिराकर एजेंट को विचलित किया और तेजी से एनल्स ऑफ द शैडो किंग को ढूंढ लिया। पुस्तक के पीछे एक छोटा बंद लकड़ी का बक्सा था। एजेंट तेजी से दौड़ा। तुम यहां क्यों आए हो प्रोफेसर राय? अब तुम इतिहास बनने जा रहे हो, जिसके कोई निशान नहीं बचेंगे। एजेंट की खंजर के वार से बचते हुए अर्नब पुस्तक और बक्से को लेकर पुस्तकालय के कोने में बनी एक पुरानी चिमनी के तल में फिसल गए, जो सीधे ऊपर की ओर जा रही थी। चिमनी की संकरी सुरंग से लगभग 10 मिनट की चढ़ाई के बाद अर्नब एक छोटे गोल कमरे में निकले। यह हवेली की दूसरी मंजिल थी। वहां उन्हें चीख का रहस्य पता चला। कमरे के फर्श पर कटे हुए कपड़े के टुकड़े और नकली खून के निशान थे। कोने में एक रिकॉर्डर चल रहा था, जिस पर चीख की आवाज लूप पर सेट थी। वो महिला नहीं, बल्कि एक जाल था। अर्नब ने तुरंत अपनी कोड की कुंजी पर काम शुरू किया। उन्होंने पुस्तक खोली और उसमें छुपी तांबे की चाबी निकाली। इस चाबी से उन्होंने लकड़ी का बक्सा खोला, जिसमें एक सोने की गोलाकार डिस्क थी। डिस्क पर अत्यंत सूक्ष्म अक्षर और प्रतीक खुदे थे। ये अदृश्य हाथ के संचालन का मुख्य रिकॉर्ड था। कुछ मिनटों के गहन अध्ययन के बाद अर्नब ने कोड का पहला शब्द समझा, नक्षत्र ए मौत, कॉन्स्टिलेशन ऑफ डेथ। कोड ने खुलासा किया, योजना, एक बड़े पैमाने का वित्तीय संकट पैदा करना। स्थान, अरब सागर में तैरता हुआ एक पुराना परित्यक्त तेल रिग, जिसे हाईटेक कमांड सेंटर में बदला गया है। समय, अगले 48 घंटे के भीतर। तभी नीचे से जोरदार आवाज आई। मुखौटे वाला एजेंट चिमनी के ढक्कन को धकेल रहा था। अर्नब ने डिस्क को जेब में रखा और बालकनी की ओर भागे, जहां उन्होंने एक बड़ा पुराना कंबल देखा। कंबल के नीचे एक छोटी लड़की छिपी हुई थी। वो लगभग 10 साल की थी, जिसका नाम मीरा था, और वो अदृश्य हाथ की हरकतों की चश्मदीद गवाह थी। एजेंट चिमनी से बाहर निकल आया।
अर्नव ने मीरा को कमर से पकड़ा, कंबल को रेलिंग से बांधा और बालकनी से नीचे कूद गए। अर्नव और मीरा कंबल के सहारे नीचे उतरे, जबकि एजेंट ने हवा में ही छलांग लगा दी। वे दोनों झाड़ियों में गिरे और तुरंत हवेली के पीछे के घने जंगल की ओर भागे। मीरा को जंगल के रास्ते पता थे। उसने अर्नव को एक गिरे हुए पेड़ के तने के पीछे छिपा दिया, जिससे एजेंट उनके पास से गुजर गया। वे दोनों तेजी से जंगल के रास्ते एक पुरानी पत्थर की दीवार तक पहुंचे, जिसके पार मुख्य सड़क थी। लेकिन जैसे ही वे दीवार पार करने वाले थे, मुखौटे वाला एजेंट उनके सामने कूद पड़ा। अर्नव ने मीरा को दीवार के पीछे धकेला और जमीन पर पड़े लोहे के रॉड से एजेंट का सामना किया। एजेंट प्रोफेशनल था और अर्नव को पता था कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने एजेंट को मुख्य सड़क पर खींच लिया। जैसे ही एक ट्रक तेजी से उनके करीब आया, अर्नव ने रॉड गिराई और सड़क पर झुक गए। एजेंट अर्नव को मारने की जल्दी में सीधे ट्रक के सामने आ गया और एक भयानक धड़ाम की आवाज के साथ ट्रक से टकरा गया। अर्नव और मीरा तुरंत अपनी कार की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, हवेली के अहाते से 2 और काली एसयूवीज तेजी से बाहर निकली। अदृश्य हाथ के और सदस्य आ चुके थे। उनमें से एक एसयूवी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और गोलीबारी भी शुरू कर दी। अर्नव ने तेजी से अपनी मर्सिडीज को संकरी घुमावदार चौल वाली गलियों में मोड़ दिया, ताकि वे पीछा करने वालों से बच सके। अर्नव ने एक सुनसान कोने पर कार रोकी और मीरा को पास के ऊंचे सीढ़ी वाले कोने में छिपने को कहा। उन्होंने सोने के डिस्क पर बचे हुए कोड को पढ़ा। उन्हें पता चला कि नक्षत्र मौत की योजना में एक और भयानक रहस्योद्घाटन था। देवदत्त गोखले, एशिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह का प्रमुख, ही अदृश्य हाथ का मास्टरमाइंड था। अर्नव ने तुरंत अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर राकेश वर्मा को कॉल करने का फैसला किया, जिसने पहले उनके सिद्धांतों को नकारा था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दोस्त के नाते वो मदद करेगा। मीरा ने उन्हें पास के एक पुराने पीसीओ बूथ का रास्ता बताया। राकेश ने फोन उठाया और अर्नव की बात पर यकीन करने से मना कर दिया। गोखले, अर्नव तुम कहां की कहानी बना रहे हो? लेकिन जब अर्नव ने सोने की डिस्क और ब्लैकवुड हवेली का जिक्र किया, तो राकेश की आवाज गंभीर हो गई। उसने नरीमन पॉइंट पर मछुआरा द ढाबा पर 4:15 AM पर अकेले आने को कहा। अर्नव वापस मीरा के पास आए, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि एजेंट उन्हें उनकी कार के ट्रैकर से ट्रैक कर रहे थे। गली के मोड़ से टॉर्च की रोशनी और कदमों की आवाज आने लगी। उन्होंने अपनी कार को पीछे छोड़ा और मीरा के साथ तेजी से ढाबे की ओर पैदल भागना शुरू कर दिया। अर्नव और मीरा 4:10 AM पर ढाबे के पास पहुंचे। अर्नव ने मीरा को सोने की डिस्क के साथ एक नाव के पीछे छिपने को कहा। 4:15 AM पर इंस्पेक्टर राकेश वर्मा अपनी जीप से वहां पहुंचे। वो अकेले थे, लेकिन तनाव में थे। अर्नव ने राकेश को गोखले की साजिश और नक्षत्र मौत की योजना के बारे में बताया। जब अर्नव ने मीरा को डिस्क लाने के लिए बुलाया, तो राकेश ने अपनी जैकेट खोली। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और उसकी आंखें ठंडी थीं। माफ करना दोस्त, तुम अदृश्य हाथ के करीब बहुत ज्यादा आ गए थे। गोखले ने तुम्हें जिंदा लाने का हुक्म दिया था। मुझे तुम्हारा विश्वास जीतना पड़ा। राकेश भी अदृश्य हाथ का सदस्य था। अर्नव ने एक तेल की केन को राकेश की ओर लात मारकर मीरा को भागने का संकेत दिया। राकेश का निशाना चूक गया। अर्नव और राकेश के बीच हाथापाई हुई और रिवॉल्वर जमीन पर गिर गई। मीरा तेजी से समुद्र तट की ओर भागी, जहां एक बोट पर अदृश्य हाथ के 2 एजेंट उसका पीछा कर रहे थे। अर्नव ने रिवॉल्वर उठाई, लेकिन उसे राकेश की ओर फेंका। ले लो राकेश, लेकिन याद रखो, गोखले तुम्हें भी मार देगा। वो कभी वफादार नहीं होता। अर्नव तेजी से मीरा की नाव की ओर दौड़े और उस पर कूद गए। राकेश ने रिवॉल्वर उठाई। उसकी आंखें गोखले के विश्वासघात और उसकी अपनी अंतरात्मा के बीच थीं। उसने अंतिम क्षण में अपना निशाना बदला और समुद्र में तैर रहे एजेंटों की बोट पर गोली चलाई। राकेश ने अंततः दोस्ती और सही का साथ चुना। अर्नव और मीरा ने नेवी बेस तक पहुंचकर सोने की डिस्क सौंप दी। भारतीय नौसेना और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। गोखले को गिरफ्तार कर लिया गया और तेल रिग पर छापा मारकर नक्षत्र मौत के कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया। तो अंततः प्रोफेसर अर्नव राय ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि दुनिया को एक भयानक वित्तीय आतंक से भी बचा लिया। नक्षत्र मौत की योजना को रोक दिया गया और देवदत्त गोखले का साम्राज्य धराशाही हो गया। लेकिन कहानी का सबसे कड़वा सच राकेश वर्मा का विश्वासघात था, जिसने अंततः सही रास्ता चुना।
अदृश्य हाथ भले ही सतह के नीचे चला गया हो, पर प्रोफेसर राय जानते हैं कि वह कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। एक विचार जो सदियों पुराना हो, उसे एक रात में मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अर्णव राय अब इतिहास की विद्यार्थी नहीं, बल्कि उसके रक्षक बन चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट क्या था? क्या वो ब्लैकवुड हवेली में एजेंट से लड़ाई थी, या राकेश वर्मा का अंतिम मोड़? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सस्पेंस ड्रामा कैसा लगा। और अगर आपने इस कहानी को यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप सच्चे सस्पेंस प्रेमी हैं। ऐसे ही थ्रिलिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई रहस्य खोलें तो आपको तुरंत पता चल जाए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और गहरे अनसुलझे राज के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास के अदृश्य निशान पर नजर रखें।